तो सोचिए, साल है 1947। आपके सामने एक विशाल, बिखरा हुआ और कह सकते हैं बेहद विविध देश का नक्शा पड़ा है, और आपकी जिम्मेदारी है एक ऐसा संविधान बनाने की जो इस देश को हमेशा के लिए जोड़कर रखे। और शायद सबसे बड़ी चिंता यही होगी कि ये देश कभी टूटे नहीं। बिल्कुल, और इसी चिंता का जवाब और भारत के राजनीतिक नक्शे का पूरा डीएनए हमारे संविधान के शुरुआती अनुच्छेदों में ही छिपा है। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही साफ नोट्स हैं जो भारत के संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में बताते हैं, यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक। और ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 75 साल पहले थे। ये जो पहले 4 अनुच्छेद हैं, ये सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, ये वो ढांचा है जिस पर पूरा देश खड़ा है। देखने में सीधे साधे लगते हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का संतुलन है, उसकी चाबी इन्हीं में छुपी है। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बुनियादी लाइन से शुरू करते हैं, जो संविधान की नींव है। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ जो शब्द है संघ या यूनियन, फेडरेशन नहीं जैसा अमेरिका में है, ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था ना। बिल्कुल, और ये अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, फेडरेशन या महासंघ जो होता है वो अक्सर एक समझौते का नतीजा होता है। अच्छा। जहाँ कई स्वतंत्र राज्य एक साथ आकर एक देश बनाते हैं और उनके पास सैद्धांतिक रूप से अलग होने का अधिकार भी होता है। लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि भारत ऐसा कोई समझौता नहीं है। भारत एक राष्ट्र है जो प्रशासनिक सुविधा के लिए बस राज्यों में बटा हुआ है। तो राज्यों का संघ कहने के पीछे फिर मतलब क्या हुआ? इसके 2 बड़े मतलब निकलते हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये एक ऐसा परिवार है जो हमेशा के लिए साथ है, कोई ऐसा क्लब नहीं जिसकी सदस्यता आप जब चाहें रद्द कर दें। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देश अविभाज्य है। ये तो हुई देश की आत्मा की बात, लेकिन भौगोलिक रूप से भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? नोट्स में इसका भी जिक्र है। हाँ, इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, राज्यों के क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान। और तीसरा, ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहित कर सकती है। ये तो काफी दूर की सोच थी। हाँ, ये एक दूरदर्शी प्रावधान था, चाहे किसी संधि से हो या खरीद कर या किसी और तरीके से, जैसे बाद में गोवा और सिक्किम भारत का हिस्सा बने। ठीक है, तो देश एक अटूट संघ है, ये साफ हो गया। लेकिन इस संघ के अंदर जो राज्य हैं, क्या वो पत्थर की लकीर हैं? क्या उनकी सीमाएं हमेशा के लिए तय है? यहीं पर मुझे लगता है अनुच्छेद 2 और 3 आते हैं और तस्वीर को बहुत दिलचस्प बना देते हैं। हाँ, और ये संसद को देश का नक्शा बदलने की एक जबरदस्त ताकत देते हैं। ये ताकत 2 तरह की है। अच्छा। पहले बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। ये संसद को अधिकार देता है कि वो भारत के संघ में नए राज्यों को शामिल करे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना, तो वो इसी अनुच्छेद के तहत हुआ। पहले एक सहराज्य और फिर पूर्ण राज्य। और इसकी प्रक्रिया भी, जहां तक मैंने पढ़ा है, बहुत सीधी है। संसद में सिर्फ एक साधारण बहुमत। बिल्कुल, कोई मुश्किल संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं। अब आते हैं अनुच्छेद 3 पर, जो शायद इन चारों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और विवादास्पद भी है। ये उन राज्यों से जुड़ा है जो पहले से भारत का हिस्सा है। हाँ, ये अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वो किसी मौजूदा राज्य में से एक नया राज्य बना सकती है, 2 राज्यों को मिला सकती है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है। मतलब संसद के पास राज्यों को फिर से डिजाइन करने का पूरा अधिकार है। हाँ। हाल के उदाहरण भी तो हैं हमारे पास, जैसे 2014 में तेलंगाना का बनना या 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया जाना। सही, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या ये इतना आसान है कि संसद एक सूबे तय करे और किसी राज्य के मान लीजिए 2 टुकड़े कर दे? प्रक्रिया है, लेकिन वो जितनी मजबूत दिखती है उतनी है नहीं। प्रक्रिया ये है कि ऐसा कोई भी बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। ठीक है। और बिल पेश करने से पहले राष्ट्रपति उससे संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास
उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। राज्य विधानमंडल की राय, क्या ये राय मानना केंद्र के लिए जरूरी है? मतलब अगर कोई राज्य कहे कि भाई हमें नहीं बंटना है, तो क्या संसद रुक जाएगी? यही तो इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू है। जवाब है नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। राज्य की राय मानना संसद या राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। वाकई? हाँ। राज्य चाहे पक्ष में राय दे या विपक्ष में, संसद अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। तो राज्य की राय सिर्फ एक औपचारिकता है, अनुमति नहीं? बिल्कुल, सिर्फ एक सलाह। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जिस राज्य की पहचान और भूगोल को बदला जा रहा है, उसकी चुनी हुई सरकार की बात का कोई वजन ही नहीं। क्या संविधान सभा में इस पर बहस नहीं हुई थी कि ये केंद्र को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देगा? बहुत जबरदस्त बहस हुई थी। कई सदस्यों को ये डर था कि ये केंद्र को तानाशाह बना देगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का तर्क ये था कि भारत की एकता सबसे ऊपर है। उन्होंने प्रशासनिक सुविधा, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जरूरत, इन सबको ध्यान में रखकर एक लचीला ढांचा बनाना जरूरी समझा। उनका मानना था कि अगर राज्यों की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया तो देश की जरूरतों के हिसाब से बदलाव करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इसका असल जिंदगी में उदाहरण भी हमारे पास। हाँ बिल्कुल। जब 2014 में तेलंगाना बन रहा था तो आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने इस बंटवारे का जोरदार विरोध किया था। मैंने पढ़ा था उन्होंने प्रस्ताव भी पारित किया था इसके खिलाफ। जी हाँ, लेकिन जैसा कि हमने अभी समझा, केंद्र ने उनकी राय को दरकिनार करते हुए राज्य का पुनर्गठन किया। ये अनुच्छेद 3 की ताकत का एक जीता जागता उदाहरण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में संघ तो अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन राज्य विनाशी हैं। उनकी पहचान, उनकी सीमाएं, उनका अस्तित्व, सब कुछ केंद्र की मर्जी पर निर्भर करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वजह है कि भारत को अक्सर विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, an indestructible union of destructible states। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प जुमला है। अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। वहां केंद्र सरकार किसी राज्य की सीमाओं को उसकी सहमति के बिना नहीं बदल सकती। लेकिन भारत में देश की एकता को राज्यों के अधिकारों से ऊपर रखा गया है। हाँ, ठीक है, तो संसद के पास ये असाधारण शक्ति है, लेकिन इसका इस्तेमाल होता कैसे है? यहां अनुच्छेद 4 की भूमिका आती है। नोट्स में लिखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान में संशोधन तो माने जाएंगे, लेकिन उनके लिए अनुच्छेद 368 वाली प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। ये थोड़ा उलझाने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया प्रावधान है। देखिए, जब भी आप किसी राज्य का नाम बदलते हैं या नया राज्य बनाते हैं तो आपको संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव करना पड़ता है, जहां सभी राज्यों की लिस्ट है। सही। तो तकनीकी रूप से ये एक संवैधानिक संशोधन ही है, लेकिन अनुच्छेद 4 ये साफ कर देता है कि इस तरह के बदलाव के लिए अनुच्छेद 368 में दी गई मुश्किल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। मतलब इसे संसद साधारण बहुमत से ही पास कर सकती है? बिल्कुल। और साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या फर्क है? इसे भी थोड़ा साफ कर देते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ जरूर। साधारण बहुमत का मतलब हुआ कि सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा की सहमति। सही। और इसके लिए अनुच्छेद 368 वाले विशेष बहुमत की जरूरत नहीं, जिसमें सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और मौजूद व वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जैसी कड़ी शर्तें होती हैं। आपने एकदम सही समझाया। यानी देश का नक्शा बदलना संविधान में किसी बड़े संशोधन से कहीं ज्यादा आसान रखा गया है। और इसके पीछे की सोच वही थी, लचीलापन। संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि प्रशासनिक सुधार या लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर बार एक जटिल संवैधानिक बाधा को पार करना पड़े। उन्होंने देश को समय के साथ बदलने की क्षमता दी। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब धागों को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। हमारे संविधान निर्माताओं का सबसे बड़ा डर शायद देश का टूटना था। हाँ, ये कहा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाया जहां देश की एकता सबसे ऊपर है, इतनी ऊपर कि राज्यों की अपनी पहचान और सीमाएं भी जरूरत पड़ने पर बदली जा सकती हैं। हाँ, और ये हमें फिर से उन 3 श्रेणियों पर ले आता है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी: राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिगृहित क्षेत्र। सही। ये वर्गीकरण सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये दिखाता है कि भारत में शासन कितना लचीला हो सकता है। राज्यों के पास अपनी सरकारें और स्वायत्ता है, वही केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र द्वारा प्रशासित होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। हाँ, उन अपवादों को छोड़कर। इससे राजधानी जैसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण रहता है। और भविष्य का रास्ता भी खुला है। बिल्कुल।
ये पूरा ढांचा नियंत्रण और स्वायत्ता का एक मिला-जुला मॉडल है। चलिए, तो आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, भारत राज्यों का संघ है, मतलब देश अटूट है, राज्य इससे अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल। दूसरी बात, राज्यों की सीमाओं, नाम या अस्तित्व को बदलने की अंतिम शक्ति संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं। सही। तीसरी बात, इस प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल की राय ली तो जाती है, लेकिन वो सिर्फ सलाह है, उसे मानना जरूरी नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और चौथी बात, देश का नक्शा बदलने जैसा बड़ा काम भी संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। एकदम सही। ये 4 बिंदु ही इन अनुच्छेदों का सार हैं। ये दिखाते हैं कि भारतीय संघवाद में झुकाव पूरी तरह से केंद्र की तरफ है। एक मजबूत केंद्र वाली प्रणाली, जिसे देश को एक रखने के लिए ही डिजाइन किया गया था। हमने देखा कि कैसे संविधान संसद को भारत के नक्शे को फिर से बनाने की एक असाधारण कलम देता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो केंद्र को बहुत मजबूत बनाती है और भारत की राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ता है। हाँ, हमारे स्रोत ये तो साफ बताते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है, लेकिन ये सुनने वालों के लिए विचार करने के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। केंद्र सरकार को राज्यों के अस्तित्व और सीमाओं को बदलने की ये अपार शक्ति, जिसमें राज्यों की भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित है, ये भारत की संघीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन को असल में कैसे प्रभावित करती है? ये एक मजबूत केंद्र के लिए डिजाइन की गई प्रणाली है, लेकिन उस ताकत का रोजमर्रा के राजनीति और शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये हमेशा राष्ट्रीय एकता के लिए एक उपकरण के रूप में काम करती है, या कभी-कभी ये एक राजनीतिक हथियार भी बन सकती है? एक राज्य की पहचान का क्या मतलब रह जाता है जब उसका अस्तित्व ही केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर हो?